मैंने लास्ट क्लास में आपको 321 और मैंने 2 सेक्शंस ऐड कराए थे आपको, जो हमने नहीं किए थे वो थे 321 और 322, जहां मैंने आपको ये बताया था कि हर्ट ऑफेंस में कब बदलता है कि वो पनिशेबल बाय लॉ हो जाए। हर्ट ऑफेंस में तब बदलता है जब वो वॉलेंट्रली किया हो। अब वॉलेंट्रली वर्ड बार बार आ रहा है तो वॉलेंट्रली का मतलब क्या होता है, इसके लिए आप ओपन करिए अपनी बेयर एक्ट में सेक्शन 39 जो डिफाइन करता है वर्ड वॉलेंट्रली। So coming down to section 39, if you will see, then voluntarily, a person is said to cause an effect voluntarily when he cause it by means whereby he intended to cause it, by means by which at the time of employing those means he knew or has reason to believe to be likely to cause it। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी ये कहा जाए कि किसी आदमी ने कोई काम वॉलेंट्रली करा है, उसका क्या मतलब होता है कि या तो उसने वो काम नॉलेज से किया है, या तो इंटेंशन से किया है, या तो रीज़न टू बिलीव से किया है। और याद रखिएगा दीज ऑल आर स्टेट ऑफ माइंड, एंड एज आई लास्ट डिस्कस्ड स्टेट ऑफ माइंड का मतलब ये सब डिग्री ऑफ मेंस रिया है। अब हमें ये समझना होगा कि इंटेंशन से किया हुआ काम, नॉलेज से किया हुआ काम, रीज़न टू बिलीव से किया हुआ काम, ये इनमें आपस में डिफरेंस क्या है। मैं सामने बैठी हूँ, मैंने सामने वाले को अपनी पिस्टल निकाली और सामने सामने गोली मारी। सो अगर मैं सामने वाले को सामने से गोली मार रही हूँ तो दिस शोज़ माई क्लियर इंटेंशन ऑफ किलिंग दैट पर्सन, एंड द इंटेंशन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग डिग्री है मेंस रिया की। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि मैंने गोली बंदूक निकाली थी, मेरा इंटेंशन था, मैंने उसे फोकस किया और उसे मारा। तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि मैं उसको मारने ही आई थी और विद इंटेंशन आई थी। अब दूसरा वर्ड आता है नॉलेज से किया। नॉलेज से किया इन द सेंस कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा एक यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलता है और मेरे यहाँ ही 2nd फ्लोर पे एक जिम चलती है। अब दिन का टाइम है या आप कह लीजिए मॉर्निंग का टाइम है और मुझे पता है कि इस टाइम जिम 4 आवर्स रनिंग होती है। मैं उसी मॉर्निंग के टाइम में आ गई और मुझे अपनी टाइल्स चेंज करानी थी और मैं उसको ठोकने लगी। मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी के सर पे पत्थर गिरा दूं, बट सुबह का समय है, नीचे जिम वर्किंग है और मैं जिस तरह का काम कर रही हूँ, बट ऑब्वियस है कि मुझे नॉलेज है कि ऐसा हो सकता है कि किसी को नीचे हर्ट मेरे इस एक्ट से हो सकती है। सो दिस इज़, भले ही मेरा इंटेंशन नहीं था, बट येस आई वॉज हैविंग नॉलेज। इसे कहते हैं किसी चीज़ का नॉलेज होना। तीसरा हमारा टॉपिक था इसी में रीज़न टू बिलीव। अब रीज़न टू बिलीव ये होता है कि ठीक है, हमें पता है कि दोपहर के तकरीबन या आप कह लीजिए रात के 10 बजे मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए ऊपर आ रही थी और मुझे पता था कि अब तो जिम बंद हो चुकी है, तो जो काम मैंने सुबह छोड़ा था मैं उसको अभी कर लूँ। बट व्हेन आई वॉज कमिंग अपस्टेयर्स तो मैंने देखा कि जिम की लाइटें जल रही हैं, वहाँ म्यूज़िक चल रहा है। तो इससे समवेयर आई हैव रीज़न टू बिलीव कि नीचे कोई ना कोई है। सो हेयर व्हाट हैपन्स कि अगर अब मैं ये काम करने लगूँ, मेरा इंटेंशन नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्लियर नॉलेज, बट येस बाय सीइंग दोज लाइट्स ओपन, बाय हेयरिंग द म्यूजिक ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, आई डू कैन अंडरस्टैंड कि नीचे कोई है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन, नॉलेज एंड रीज़न टू बिलीव। और ये तीनों ही स्टेट ऑफ माइंड हैं, ये तीनों ही मेंस रिया की डिग्री हैं। अब अगर मैं वॉलेंट्रली किसी को थप्पड़ मारूं तो या तो जैसे मैंने उसे थप्पड़ मार दिया तो ये मेरी इंटेंशन थी, लेकिन अगर मैं अपना हाथ ऐसे ऐसे कर रही हूँ और सामने वाली रो में कोई बैठा है तो ये मेरा नॉलेज है कि बट ऑब्वियस है कि मेरे ऐसे ऐसे करने से किसी को थप्पड़ लग सकता है। सो इस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करके बाइफरफिकेट कर सकते हैं। अब अगर आप आएँ 323 की एक बार डेफिनेशन पे, वॉलेंट्रली कॉजिंग हर्ट एंड वॉलेंट्रली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सॉरी 322 पे आइए आप। अब अगर आप एक 322 को एक बार पढ़ते हैं तो आप 322 में देखें, इसमें लिखा हुआ है whoever voluntarily causes hurt if the hurt which he intend to cause or knows himself। मतलब यहाँ पे 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, इंटेंड और नोज।
हमने वॉलंटरीली में 3 चीज़ें पढ़ी हैं। सेक्शन 39 वॉलंटरीली को डिस्क्राइब करता है 3 चीज़ों से, इंटेंशन, नॉलेज एंड रीज़न टू बिलीव। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिक सेक्शन में, मतलब टेक्निकली वॉलंटरीली जहाँ भी आएगा, जहाँ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है सेक्शन में, तो हम वॉलंटरीली में 3 चीज़ें लेके चलेंगे। लेकिन जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है, जैसे यहाँ मेंशन है कि हमें इंटेंशन और नॉलेज, यहाँ रीज़न टू बिलीव नहीं दिया है, तो जब ग्रीवियस हर्ट या फिर जब भी आएगा तो यहाँ पे वॉलंटरीली का मतलब होगा या तो इंटेंशन या तो नॉलेज। याद रखिएगा, अभी हम डेप्थ में नहीं हैं, हम अभी सिर्फ एक फिज़िकल इंट्रोडक्शन पे हैं, हम इसे लेटर ऑन चेंज करेंगे। अब 334 देखो, 334 पे मैंने कल आपको बताया था कि 334 में लिखा है ग्रेव एंड सडन। हमने कल एक सेक्शन पढ़ा था, इसी में 336, इसमें लिखा था रैशली और नेग्लिजेंटली। तो आप देख सकते हैं एंड और का फ़र्क क्या होता है। 334 कहता है एक ऐसा वॉलंटरीली एक्ट जो कि ग्रेव भी है और सडन भी है, एंड लिखा है। 337 कहता है एक ऐसा एक्ट जो या तो रैश है या तो नेग्लिजेंट है। अब मैं आपको रैश और नेग्लिजेंट भी बता देती हूँ, क्योंकि हमने पिछली क्लास में इसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। क्या होता है कि यहाँ मुझे सारी चीज़ें पता हैं, सड़क पर आगे लोग हैं, भीड़ हैं, सब कुछ है, लेकिन भाई को तो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, उसको तो लग रहा है कि बस मैं जाऊँगा और लोग सड़क खाली कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में की हुई ड्राइविंग रैश कहलाती है। नेग्लिजेंस क्या होता है? लिटिल इम्पैक्ट ऑफ केयरलेसनेस, कि जितनी आपको ड्यू केयर लेना चाहिए था वो आपने नहीं लिया। लाइक आप सड़क पे चल रहे थे, आपको हॉर्न बजाना चाहिए था, आपने वक्त रहते समय पे हॉर्न नहीं बजाया, आपने टाइम पे ब्रेक नहीं लगाया। यू हैव नॉट टेकन द एग्जैक्ट केयर विच वॉज नीडेड वाइल यू वर ड्राइविंग ऑन अ पब्लिक वे। सो दीज आर द 2 वर्ड्स जिसे हमने बार बार पढ़ा, तो मैंने सोचा कि ठीक है एक बार इसको मैं देख लेती हूँ। अब हम एक नई बात करते हैं। आपने एक धर्मेंद्र जी का बड़ा फेमस डायलॉग सुना होगा कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो इस हिसाब से तो कुत्ते का खून पीने के लिए उन्हें कुत्ते का मर्डर भी करना पड़ेगा। सो नाउ अ डेथ हैज़ बीन कॉज्ड, बट कुत्ते की, तो क्या कुत्ते की डेथ आईपीसी में किस सेक्शन में आती है ये देखना पड़ेगा। सो फॉर दिस यू हैव टू टर्न डाउन टू योर पेजेस टू सेक्शन 299। एक बार इसको पढ़िए। अब यहाँ क्या लिखा है? हुएवर कॉजेज डेथ, यानी डेथ तो हो गई, ठीक है, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ सच बॉडीली इंजरी इट लाइकली टू कॉज डेथ, नॉलेज टू हैव डेथ। मतलब भाई डेथ करना अपराध तो है, लेकिन क्या कुत्ते की डेथ करना अपराध है? इसके लिए हमें क्या देखना होगा? इसके लिए हमको देखना होगा डेथ कहाँ डिफाइंड है, दैट डेथ का मतलब होता क्या है। So for this you have to turn down to your pages to section 46 which defines death. आखिर आपने डेथ की है। The word death denotes the death of a human being. तो कुत्ते को चाहे जितनी मर्जी मारते रहो, कोई 302 नहीं लगेगा। डेथ का मतलब है 46 के हिसाब से डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए। इसी तरीके से आप देखिए कितना ब्यूटीफुल पीस ऑफ लेजिस्लेशन है आईपीसी, जहाँ पे उन्होंने सब कुछ डिफ़ाइन किया है, कैलकुलेट किया है, और आईपीसी को ड्राफ्ट किया था लॉर्ड मकॉयले ने। और इसको ड्राफ्ट करने के बाद लॉर्ड मकॉयले सिंगापुर चले गए थे। इसीलिए अगर आप देखें तो इंडिया के आईपीसी और सिंगापुर के क्रिमिनल सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिकल हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारा ये ड्राफ्टिंग मैन एक था। अब हम अगर आईपीसी के कोई भी सेक्शंस को देखें तो इसमें हमेशा ही वर्ड का यूज़ किया हुआ है। तो आईपीसी कहना क्या चाहता है कि ही डिनोट्स टू होम, ही डिनोट्स टू मेल्स। तो क्या वुमेन से कोई गुनाह होता ही नहीं है? क्या ये क्रिमिनल सिस्टम सिर्फ मेल के लिए है? तो अब इसका भी क्वेश्चन आईपीसी ने दिया हुआ है, दैट आईपीसी डिफाइंस जेंडर अंडर सेक्शन 8। सो टू गेट द आंसर ऑफ दिस कि वेदर द ही स्टैंड्स फॉर ओनली मेल or IPC is revolving around only male, you can go and see under definition section 8 gender, जहाँ पे लिखा हुआ है कि the pronoun he
डेरिवेट्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, मतलब आईपीसी में लिखा हुआ ही इज़ फॉर बोथ, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग बोथ मेल और फीमेल। खैर, मैंने आपको 279, 336, 338 ये सब तो करा ही दिया था पिछली क्लास में। अब एक मैंने आपको कहा था कि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब हमें देखना है किस तरीके के इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन निकाला है जिससे आप शायद समझने की कोशिश करें तो मज़ा भी आएगी और इसे सॉल्व भी करिएगा। अब एक सवाल आता है कि एक आदमी है और उसकी बॉडी में कोई जान नहीं है, ही इज़ डेड नाउ, और डॉक्टर है और उसके साथ में एक पेशेंट है और उस पेशेंट को किडनी की सख्त आवश्यकता है। तो डॉक्टर ने सोचा कि ठीक है, ये तो मर गया है, इसकी किडनी निकाल करके इसको डाल देते हैं जिसके जीने के चांसेस हैं। तो डॉक्टर टुक आउट किडनी विदाउट टेकिंग कंसेंट और एनीथिंग लाइक दैट एंड पुट दैट किडनी टू द सर्वाइविंग पेशेंट। अब ऐसा क्या हो गया? बहुत लोग किडनी चोर कहते हैं, तो क्या डॉक्टर किडनी चोर है? क्या ये थेफ्ट है? सबसे पहला तो बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि इट इज़ अ थेफ्ट। देखने से लग भी रहा है कि उसने चोरी करी है किडनी की। सो लेट अस नाउ सी व्हाट डज थेफ्ट सेज अंडर सेक्शन 378। हमारा नेक्स्ट थेफ्ट का ही ग्रुप रहेगा। एक इंट्रोडक्शन हम थेफ्ट का करेंगे, बट अभी इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि थेफ्ट एक्चुअली हो किन चीज़ों का सकता है। So coming down to theft, it says section 378, whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession of any person without that person's consent moves the property in order to taking such as commit theft। मतलब ये है कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए। थेफ्ट कमिट करने के लिए जो सामान आपने निकाला है उसकी एक प्रोप्राइटरी वैल्यू होनी चाहिए। प्रोप्राइटरी वैल्यू का मतलब ये कि yes, if this table is there, it is a property because it has a value। इसकी 15,000, 20,000, 10,000 जो भी वैल्यू है। क्या आपने कहीं सुना है किडनी की वैल्यू क्या है? क्या किसी डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि किडनी 100 रुपये 200 रुपये की मिलती है? सो यू डोंट हैव प्रोपराइटरी वैल्यू ऑफ किडनी इन द आइज ऑफ लॉ। तो इस हिसाब से डॉक्टर साहब तो बड़े चालाक निकले। उनको पता था किडनी चोरी करने से तो मेरा कुछ होने वाला है नहीं, किडनी की तो कोई प्रोपराइटरी वैल्यू नहीं है, जितनी मर्जी किडनी निकाल लो। तो क्या आप डॉक्टर साहब बच गए? इसीलिए कहा गया है कि चेन चुराओगे तो जेल जाओगे, किसी का चैन चुराओगे तो कोई फ़र्क नहीं होना वाला। अगर आप सोचें कि किसी की हड्डी तोड़ोगे तो उसके लिए हर्ट में जाओगे, किसी का दिल तोड़ने पे कुछ नहीं होगा, बट हाँ दिल काटोगे तो ज़रूर अपराध हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये है कि मैंने आपको एक फैमिली पढ़ाई थी हर्ट की। अब अगर आप समझें तो एक व्यक्ति की किडनी निकालने के लिए उन्होंने धारदार चाकुओं का इस्तेमाल किया होगा, सर्जिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया होगा, उसकी बॉडी को काटा होगा। तो ऑल दिस कम्स अंडर ग्रीवियस हर्ट कॉजिंग थ्रू वेपन। सो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब बच जाएंगे। So this kind of illustration based question is proposed to come in your exams and you should know about the fact कि हम इसे कैसे solve करें। तो मैंने आपको हर्ट कंप्लीट किया है, हर्ट के साथ में मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया है, मैंने रैश और नेग्लिजेंट भी कंप्लीट किया। अब हम एक नए ग्रुप में जाएंगे। अभी अगर हम रिवाइज करें तो हमने क्या क्या पढ़ा है। अगर हम डेफिनेशन पार्ट में आते हैं तो हमने पढ़ा है इंक्वायरी, इलीगल ओमिशन, लीगल एंड वॉलेंट्रली, ऑफेंस, जेंडर, और अभी हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जेंडर के साथ साथ, मतलब काफ़ी कुछ कर लिया है। फिर हमने हर्ट कर लिया है, फिर हमने रैश एंड नेग्लिजेंट कर लिया है। अब हम एक नए ग्रुप में आएंगे जो कि है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें तो भी उतनी ही डीप जाने की ज़रूरत है, बट येस स्टिल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब हम एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन में आएंगे विच गोज़ अराउंड। अभी हमने थेफ्ट पढ़ा है तो लाइए उसी को कर लेते हैं। सेक्शन 378 दैट इज़ थेफ्ट। अब एक बार बेयर एक्ट खोलिए और थेफ्ट को पढ़िए, ठीक है। हाँ, इसमें लिखा है हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली। आया डिसऑनेस्टली। अब डिसऑनेस्टली क्या है? डिसऑनेस्टली भी एक डिग्री ऑफ मेंस रिया है।
डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजेशन, मतलब दूसरे के कब्जे से उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को उठाना। और यहाँ पे एनी पर्सन लिखा है, एनी पर्सन लिखा है, इसका मतलब ओनर नहीं लिखा है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी का ओनर होगा और उसी से सामान लेके आओगे तो चोरी कहलाएगी, ठीक है। मतलब अब आपने अपना रेडियो दिया शॉप पे, अब वो रेडियो शॉपकीपर के पोजेशन में हो गया। अब आप गए, आपने डिसऑनेस्टली उस रेडियो को उसके पोजेशन से उठाया और आपने पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पे उस समय उसका पोजेसरी राइट, उस ओनर, उसका उस वक्त पोजेशन किसके पास था? शॉपकीपर के पास। भले ही रेडियो आपका था, मगर इस समय आपने डिसऑनेस्टली उसके पोजेशन से वो रेडियो उठाया, तो आप अपने ही रेडियो के लिए चोर हो गए। सो इफ़ अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कोई आदमी अपने ही सामान की चोरी के लिए लाइबल हो सकता है, तो आंसर इज़ येस, हो सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर बिकॉज ये पूछा भी गया है कई क्वेश्चंस में। अच्छा, इसके बाद कहता है विदाउट पर्सन मूव्स द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू टेक सच टेकिंग इज कमिट। अब आप एक बात को और ध्यान दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सामान उठाया और उठा के आप इसको लेके चलते बने। थेफ्ट तभी नहीं लगेगा कि उस सामान को आपने उठा करके और तुरंत गायब कर दिया। थेफ्ट तब भी कहलाएगा कि अगर आपने उस सामान को उठाया, उठाने के बाद आपने स्लाइट मूवमेंट भी अगर किया, इफ़ यू पिक दिस प्रोडक्ट इट इज़ थेफ्ट। भले ही आप उसको अभी ले जाएं या छुपा के रखें और बाद के लिए ले जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि, मतलब मैंने ऐसा देखा है, छोटे बच्चों में कभी होता है जिनको पिक पॉकेटिंग की आदत लग जाती है, तो वो बच्चे सामान को उठाते हैं और जिसके भी घर जाते हैं उसके सोफ़े या कुशन या कहीं पे छुपा देते हैं कि जब मैं कल शाम को इसके संग खेलने आऊँगा तो उठा लूँगा। तो द मोमेंट द चाइल्ड हैज़ पिक्ड इट इज़ थेफ्ट, क्योंकि उसका इंटेंशन इन ऑर्डर टू सच टेकिंग आगे लिखा हुआ है, क्योंकि उसको उठाने का इंटेंशन उसको ले जाने का है, वो आज हो चाहे कल हो। सो इट इज़ थेफ्ट। नाउ इफ़ यू सी सेक्शन 379 इट डिफाइंस पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट। अब जो थेफ्ट करता है उसकी पनिशमेंट है 3 years। Whosoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 3 years or with fine or with both. So as I said कि 378 describes you, defines you what is theft, in what conditions you are coming under the umbrella of theft. 379 defines you that if you have taken something like, or if you have done the offense of a theft, then how it is, that up to what extent you are punishable. So right now 379 gives you the extent of punishment, which is of course extended to 3 years, fine or with both. Now come to the second option, theft in a dwelling house, which is under section 380. Whoever commits theft in any building, tent or vessel. तो पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर में ड्वेलिंग हाउस क्या होता है। थेफ्ट इन बिल्डिंग, टेंट और वेसल। बिल्डिंग, टेंट और वेसल का मतलब जहाँ घर हो, और यूज्ड फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी मतलब दुकान। यहाँ पर टाइटल में थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस लिखा है, बट कंटेंट इज टॉकिंग अबाउट घर अलॉन्ग विद दुकान। तो मतलब अगर किसी ने मोटरसाइकिल चोरी करी 379 है, मगर अगर किसी ने घर में या दुकान में घुसकर चोरी करी तो 380। इफ़ आई होप यू आर गेटिंग, मतलब ये कि अगर आपने किसी सामान को बाहर से उठा लिया तो वो आपका जाएगा नॉर्मल 379 में पनिशेबल होगा। लेकिन अगर आपने किसी के घर में घुस के चोरी कर ली तो वो 380 में होगा। अगर आपने किसी की दुकान में घुस के चोरी कर ली, मतलब ड्वेलिंग हाउस में किया या फिर दुकान में किया, तो दैट वुड बी 380। अब 381 देखो, 381 थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। देखिए, आपका एम्प्लॉई पे आपका एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जो है वो बेस्ड ऑन ट्रस्ट होता है, फेथ होता है। आप अपनी कई सारी चीज़ें उसके पोजेशन में दे देते हैं बिकॉज वो आपके लिए एक ट्रस्टवर्दी इंसान होता है। सो यहाँ पे 381 कहता है कि क्लर्क है, सर्वेंट है, इन पर ट्रस्ट का रिलेशन होता है। अब अगर वो चोरी करें, अगर नॉर्मल चोरी है 378, बट किसी ने अपने मालिक के सामान की चोरी कर ली तो 381। सो नाउ यू आर गेटिंग कि 378 नॉर्मल चोरी पे लगेगा, 380 ड्वेलिंग हाउस यानी किसी के घर या दुकान पे लगेगा, 381 सर्वेंट या क्लर्क पे लगेगा जिसने कि आपके अपने मालिक के अगर सामान की चोरी कर ली।
वो नॉर्मल 378 में नहीं जाएगा। अब आ जाइए 382, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रेस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। देखिए इसमें लिखा है हैविंग प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, मतलब हाथ में वो नाइफ लेकर गया हुआ था, तैयारी थी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो भाई देख लेंगे, इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। हमने अक्सर देखा है कि लोग चोरी करने जाते हैं तो उनके मन में इस बात का डर भी होता है कि अगर पकड़े गए तो हम अपने आप को सेफ़ कैसे करेंगे। तो अपने आप को सेफ़ करने के लिए वो कई बार कुछ वेपन्स को कैरी कर लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे प्रिपरेशन, इट इज़ नॉट सेइंग कि वो गया है और उसकी इंटेंशन है कि भाई मार ही देना है, नहीं, उसने तैयारी की थी कि ज़रूरत पड़ने पे मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा। तो ये क्या कहता है कि चोरी करने गया, पूरी तैयारी के साथ गया कि अगर किसी को मारना पड़ा तो मार लेंगे। हो सकता है चोरी करने के लिए मारना पड़े, भागने के लिए मारना पड़े, या सामान को रखने के लिए मारना पड़े। सो इसकी पनिशमेंट है रिग्रेस। अब याद रखना, रिग्रेस लिखा है तो रिग्रेस ही मिलेगी। अब इसमें एक बी वाली इलस्ट्रेशन देख लो, उससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है ए ने बी की पॉकेट मार लिया और अपने साथ कई कंपेनियन रखे। भाई साहब आसपास रहना, अगर इसने ज़रा भी कुछ चीज़ चुपड़की तो हम इसको घेर लेंगे। अब देखो ये इस सेक्शन में आता है थेफ्ट विद प्रिपरेशन, इसे कहते हैं थेफ्ट प्रिपरेशन के साथ करना। और ये वाला इलस्ट्रेशन हरियाणा मीन्स में भी आया था। इलस्ट्रेशन 1 देखिए, ही हैज़ अ लोडेड पिस्टल इन हिज गारमेंट, पिस्टल निकाली नहीं, बस सिर्फ तैयारी के साथ लेकर गया था। फॉर द पर्पस ऑफ हर्टिंग जेड, इन केस जेड शुड रेजिस्ट, कि अगर जेड कोई रेजिस्ट करेगा तो वो सेल्फ तैयारी के साथ चोरी करने गया है कि अगर वो रेजिस्ट करेगा तो मैं पिस्टल निकाल करके आगे जो होगा वो देख लूँगा, बट कैसे भी अपने आप को सेव कर लूँगा। अब लोग लूट और रॉबरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये लूट नहीं हो सकता, लूट में प्रिपरेशन नहीं होती है, लूट में एक्शन होता है। लूट इज़ इन एग्रीवेटेड फॉर्म। सो दिस इज़ ऑल आई कैन एक्सप्लेन यू इन थेफ्ट। तो हमें ये समझ में आ गया थेफ्ट में कि अगर हम नॉर्मल किसी के पोजेशन से डिसऑनेस्टली कोई सामान उठाते हैं तो वहाँ हमारे ऊपर मूवेबल प्रॉपर्टी उठाते हैं तो वो 378 हो गया। अगर हम किसी के घर से या दुकान से चोरी करते हैं तो वो ड्वेलिंग हाउस थेफ्ट हो गया, यानी 380 हो गया। अगर हम किसी के क्लर्क हैं, किसी के एम्प्लॉई हैं और हम अपने मालिक की चोरी करते हैं तो वो 381 हो गया। और अगर हम प्रिपरेशन करके जाते हैं कि अगर हम पकड़े गए, हम एक ऐसी तैयारी के साथ जाते हैं कि अगर हम पकड़े गए तो हम किसी को हर्ट कॉज कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं, तो वो 382 हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैमिली ऑफ ए थेफ्ट। सो हमने आज एक थेफ्ट की फैमिली को भी ख़त्म किया। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था एक्टस रियस का। एक्टस रियस क्या है? एक्ट है। कैसा एक्ट है? जो प्रोहिबिटेड और पनिशेबल बाय लॉ है। अब हम अगर देखें तो कोई भी आदमी लाइबल होता है अपने एक्ट के लिए। हमने पढ़ा एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन, ऑल्सो देयर मस्ट बी अ सीरीज ऑफ एक्ट एंड सीरीज ऑफ ओमिशन। इलीगल ओमिशन क्या है? जहाँ आप ड्यूटी बाउंड हैं। एक्ट क्या है? जो कि वॉलेंटरली होना चाहिए। अगर आपने ये देखा कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस प्रोहिबिटेड और पनिशेबल बाय लॉ होना चाहिए, मगर एक चीज़ और होनी चाहिए कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट होना चाहिए। अब देखो कैसे, ए ने बी को गोली मारी, बी ऑन द स्पॉट मर गया, तो ए का डायरेक्ट जो था क्राइम वो था ए ने बी को गोली मारी और वो मर गया। अब इस बात को सुन करके बी की मदर को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गई, बट यहाँ पे ए इज़ नॉट लाइबल फॉर द डेथ ऑफ बीज मदर। रीज़न बीइंग बिकॉज द डायरेक्ट जो कॉन्सिक्वेंस है एक्ट का वही लॉ में लिया जाता है। प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंस इज़ नॉट अ क्राइम, इज़ नॉट एन ऑफेंस। सो हम जहाँ पे भी रहेंगे हम हमेशा डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में लेके चलेंगे। अब इस पे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दे रही हूँ, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है और मुझे याद नहीं आ रहा है किस के पेपर में आई है, बट कहीं आई हुई इलस्ट्रेशन है ये। होता क्या है कि लेट से एक फ़ीमेल है एंड शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एड्स, लेकिन उसको किसी से अपनी दुश्मनी निकालनी थी और उसने कहा कि चलो भाई, शी इंटेंशनली made relationship to that particular dushman. Later on the boy got to informed that he is suffering from AIDS. So now what happened, this person is determined that this girl knew that she had AIDS and she intently does all this to infect me.
लड़के ने 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया। अब देखो, देख करके ये बात सही भी लगती है कि भाई एड्स जो हम सुन पाते हैं नॉर्मली टीवी से, रेडियो से, तमाम तरीके के सोशल वेबसाइट से कि यस इट्स एन इन्फेक्शियस कंटेंजेनियस डिजीज़ विच कॉजेज डेथ। अच्छा, अब कॉन्सिक्वेंस डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट कॉज होना ज़रूरी भी होता है। वुमेन इज़ अफेक्टेड विद एड्स द HIV वायरस, और इससे किसी इंसान के इन्फेक्ट होने और यू कैन से ट्रांसमिट होने के नॉर्मली 1% या हार्डली 2% चांसेस हैं। क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिट होने का इतना कम है, तो पहले तो यही नहीं ज़रूरी है कि उसको ये इन्फेक्शन होगा, और हो भी गया तो आज की डेट में जो मेडिसिन और टेक्नोलॉजी चल रही है तो उसकी वजह से वो 10 साल जी सकता है, 20 साल जी सकता है, या अपनी इंटायर लाइफ जी सकता है। सो एंड व्हाट इज़ एड्स? एड्स इज़ एन इम्यून डिफिशियंसी फॉर विच बेटर मेडिकेशन इज़ देयर नाउ डेज इन इंडिया। सो किसी मतलब वो इससे मर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आप 307 देखिए, एक बार आप 307 को पढ़िए क्या लिखा है। Attempt to murder. Whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by act caused death, तो यहाँ पे तो ये कन्फर्म ही नहीं है कि डेथ कॉज हो जाएगी। अब इसी पे आप एक सेक्शन देखिए 270। सेक्शन 270 सेज malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life। पहली चीज़ तो यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल किया है malignant। मैलिग्नेंट भी एक फॉर्म ऑफ मेंसरिया है, मेंटल स्टेट डिफाइन करता है, और इसमें लिखा हुआ है मैलिग्नेंटली डज एनी एक्ट विच ही नोज और हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट लाइकली टू स्प्रेड द इन्फेक्शन ऑफ एनी डिजीज़ इज़ डेंजरस टू लाइफ। तो कह रहा है कि किसी का भी कोई ऐसा मैलिग्नेंट एक्ट जो कि वो जानता था, उसको नॉलेज थी या उसको रीज़न टू बिलीव था कि ये डिजीज़ एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि डेंजरस टू लाइफ है, तो शैल बी पनिश्ड विद 2 years। अब देखो इसने क्या कहा कि अगर कोई आदमी जानता है या फिर उसे रीज़न टू बिलीव है और उसके पास ग्राउंड था कि उसको एड्स है और उसको रीज़न टू बिलीव है कि ये स्प्रेड भी हो सकता है, उसके बाद भी अगर वो ऐसा करता है तो इन्फेक्शन और इट इज़ डेंजरस टू लाइफ एंड ऑफ कोर्स एड्स इज डेंजरस टू लाइफ, तो 1 person कैन इन्फेक्ट दी अदर। यहाँ पर मैलिग्नेंट एक्ट है। मैलिग्नेंट मीन्स नॉलेज के साथ करा हुआ गलत एक्ट। So thus the brief of above acts, I think if you see, is not 307 but it is under section 270। For example, अगर हम लेटेस्ट कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो कोविड-19 कोरोना वायरस जो अभी इतना फेमस रहा, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग। सो इट वॉज अ लाइफ थ्रेटनिंग और वो ट्रांसमिट भी हो रहा था। तो जब इन्फेक्टेड आदमी बाहर घूमता है कि भाई मुझे तो हो गया, लाओ दूसरों को भी कर लें, तो उसके जैसे आदमी क्या नहीं लगाते हैं? मास्क। सो ये दिस ऑल फॉल्स अंडर 270। अब एक बात और समझिएगा कि इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल इन्फेक्शन। मान लो मुझे वायरल है, बुखार है, सर्दी है और ये भी स्प्रेड होता है, सो क्या इसको स्प्रेड करने से मेरे साथ कुछ हो जाएगा? नहीं। डिजीज़ वो इन्फेक्शियस और वैसी होनी चाहिए विच इज़ डेंजरस। इट टॉक्स अबाउट कंटेजेनियस डिजीज़ विच इज़ डेंजरस टू लाइफ। डेंजरस टू लाइफ होनी चाहिए। वायरल फीवर से किसी की कोई लाइफ नहीं जा रही। अब हमने 270 पढ़ा है, अगर हम इसी के ऊपर 269 पढ़ें तो 269 कहता है नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। Whosoever unlawfully or negligently does any act which he knows or reason to believe it is likely to spread infection of any disease dangerous to life shall be punished with imprisonment of either description of term which may 6 months or with fine। अब एक चीज़ नोटिस करिएगा, 269 में एक नेग्लिजेंट एक्ट है, इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करता है, डेंजरस टू लाइफ की भी बात करता है। सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ एक्ट का यानी स्टेट ऑफ माइंड का फ़र्क है। 270 मैग्लिनेंट एक्ट की बात कर रहा था, 269 नेग्लिजेंट एक्ट की बात कर रहा है। सिर्फ मेंटल स्टेट के फ़र्क में आने की वजह से मैग्लिनेंट एक्ट वाले में 270 में 2 years की पनिशमेंट है। और ये तो मतलब मैं ये बताना चाह रही थी आपको, बेसिकली जो मेरा पॉइंट था कि मेंटल स्टेट की वजह से कितना बड़ा फ़र्क आता है, इतना ड्रास्टिक फ़र्क आता है। आप मेंटल स्टेट का फ़र्क पता चलता है। अब अगर आप 302 देखें, 304 देखें, 304A देखें
तो यहाँ पे भी आपको सेम ऐसी ही चीज़ें पता चलेंगी। 302 में लिखा हुआ है हु एवर कमिट्स मर्डर मतलब इंटेंशन से हुआ, तो सज़ा कितनी है 302 की? डेथ या फिर इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। बट इफ़ अ पर्सन किल समवन विदाउट एनी इंटेंशन बट विथ नॉलेज दैट मेरा एक्ट तो इस तरीके का है जिससे कोई मर सकता है, तो अब आप 304 का अगर पार्ट 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे पनिशमेंट लिखी है अप टू 10 years। So likewise, if you are having a clear intention as in described in 302, so the state of mind plays a very important role in deciding the punishments, because अगर आप देखें तो वहाँ पे आपकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट और अप टू डेथ भी हो सकती है। और 304 में अगर आप देखें जहाँ सिर्फ आपको नॉलेज था तो वहाँ पे आपकी पनिशमेंट 10 साल की है। अब अगर आप 304A देखें तो यहाँ पे लिखा है रैश और नेग्लिजेंट से पनिशमेंट कितनी है, मतलब 2 years की है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट ये जो मेंटल स्टेट है मेंस रिया, इसका स्तर क्या है, हाउ इट इफेक्ट्स, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ आई वॉन्ट यू, मैंने आपको इसमें काफ़ी चीज़ें आज भी बता दी हैं, मैं अब आपको एक अलग सेट ऑफ ग्रुप में लेके जाऊंगी जो कि है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमने अभी हर्ट कर लिया, हमने अभी नेग्लिजेंट, मैग्लिनेंट, हमने अभी 302, 304 एक मेंस रिया स्टेट ऑफ माइंड को समझ लिया। अब हमने 2 इलस्ट्रेशंस भी कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे अगली क्लास में वो होगा वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम है वो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे अच्छी जजमेंट्स भी हैं और हम we'll frame it out in the next class. Thank you for the day.